नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने ऑस्मो रेगुलेशन में मेराइन वाटर्स के अंदर देखा था कि विभिन्न टाइप की कार्टिलेजिनस फिशेस किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन करती है। अब हम देखते हैं कि ऑस्मो रेगुलेशन इन सी बर्ड्स कैसे होता है, क्योंकि बर्ड्स भी कुछ ऐसे हैं जो वेल अडेप्टेड होके समुद्र के अंदर ही रहती है और वो अपना किस प्रकार से ऑस्मो रेगुलेशन करती है। जितने भी समुद्री पक्षी है, चूँकि हम जानते हैं कि वहाँ प्रॉब्लम क्या है कि एनिमल से बाहर की तरफ जो सॉल्यूशन है, हम 2 बार देख चुके हैं कि बाहर की तरफ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, इसलिए पानी की मात्रा कंपैरेटिवली कम है और कंसंट्रेशन की मात्रा ऑफ सॉल्यूट की मात्रा ज़्यादा है। और यहाँ पर कंपैरेटिवली पानी की मात्रा ज़्यादा है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट की मात्रा कम है, तो चांस है कि पानी जो है बाहर आ जाए। इस समस्या का समाधान करने के लिए बर्ड्स के अंदर क्या क्या अडेप्टेशन देखे गए हैं उसको देखें। नंबर 1, यूज़ द सी फूड टू मेंटेन कंसंट्रेशन। क्योंकि यदि इन्होंने यहाँ पर ये हाइपोटोनिक है तो पानी बाहर आ रहा है, उस कंडीशन में यहाँ जितने भी बर्ड्स हैं वो इस प्रकार के फूड का इस्तेमाल करेगी या स्पेशली ऐसे समुद्री फूड का इस्तेमाल करेगी जो कि सॉल्यूट की कंसंट्रेशंस को बढ़ाए। ऐसा खाना खाएगी जिससे शरीर के अंदर सांद्रता जो है वो हाइपोटोनिक ना होकर मेंटेन हो जाए। और यदि यहाँ कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यहाँ से जो मूवमेंट है, पानी का मूवमेंट क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और वाटर लॉस की समस्या नहीं रहेगी। हम बार बार बात कर रहे हैं कि वहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर प्रॉब्लम है वाटर लॉस या पानी की कमी होना। दूसरा, इनके पास में कि हाई साल्ट कंसंट्रेशन ड्रिंक करती है, यानी वो पानी जितना भी है वो एलिमेंट्री कैनाल से या माउथ से होता हुआ ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीती है ताकि पानी का यदि लॉस हो गया हो तो वापस आ जाए, और उसके साथ में कुछ साल्ट भी हो जाते हैं। तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए इन्होंने जो पानी पिया है या समुद्री पानी पिया है उसके साथ में कुछ आयन कंसंट्रेशंस भी अंदर चली जाती है। तो यदि ज़्यादा आयन कंसंट्रेशन गई तो वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाती है, और जब डिपॉजिट हो जाएगी तो वहाँ पर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने से बॉडी के अंदर जो नॉर्मल कंसंट्रेशन ग्रेडियंट है वो चेंज हो जाएगा, अंदर की जो साधारण सांद्रता है वो परिवर्तित हो जाएगी। उसको मेंटेन करने के लिए पहली बात तो पानी पी के मेंटेन करती है पानी की मात्रा को, दूसरा सी फूड करके, और तीसरा इनके पास में यदि इस प्रकार से पानी ज़्यादा पीने से सॉल्ट ज़्यादा आ रहा है, एक्सेस साल्ट हो रहा है, तो उसको वो सीक्रेशन कर देती है बाय साल्ट ग्लैंड। चूँकि उनकी बीक के अंदर या उनकी चोंच के अंदर और हेड के कुछ पोर्शंस के अंदर विशेष प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती है जो साल्ट को सीक्रेट करती रहती है। एक्सेस साल्ट जो यहाँ पर पानी पीने से आ रहा है वो वहाँ पर उनको बीक के माध्यम से बाहर निकाल देगी। नेक्स्ट है कि एक्सेस साल्ट एलिमिनेशन बाय रेक्टल ग्लैंड्स। उनके अंदर पीछे के पोर्शन के अंदर, चूँकि उनका पीछे का पोर्शन होता है कॉप्रोडियम यूरोडियम, वहाँ उनके अंदर एक स्पेशल प्रकार की रेक्टल ग्लैंड्स है जो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो एक्सेस पानी पीने से आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बढ़ गया है वो उसको क्या करेगी, कम कर देगी। या जैसे यहाँ पर साल्ट ग्लैंड सीक्रेट करी बीक और हेड से, वैसे के वैसे वो रेक्टल ग्लैंड्स भी साल्ट को सीक्रेट कर देती है जिससे कि उनकी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बराबर रहे। नेक्स्ट हमारे पास में है सी बर्ड्स, सी रेप्टाइल, सॉरी कुछ रेप्टाइल्स ऐसे हैं जो कि वेल अडेप्टेड हो गए हैं, सेकेंडरी अडेप्टेशन में या प्राइमरी अडेप्टेशन में वहाँ पर चले गए हैं। रेप्टाइल्स जैसे कि सांप है, मगरमच्छ है, टर्टल्स है, जैसे स्नैक्स, क्रोकोडाइल, गेविलिस, इत्यादि। ये जो वेल अडेप्टेड हो गए हैं रेप्टाइल्स, वहाँ उनके अंदर क्या कंसंट्रेशन किस प्रकार से अपने आप को मेंटेन करते हैं रेप्टाइल्स के अंदर, उनमें सबसे पहला इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनका सबसे पहला पॉइंट है एक्सेस साल्ट बाय द साल्ट ग्लैंड्स। चूँकि यहाँ पे भी पानी मेंटेन करने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएगी, जैसे कि यहाँ पर हो रहा था। अपटेक एलिमेंट्री कैनाल से पानी ज़्यादा पीती है, ये भी अपनी कमी को पूरा करने के लिए एक्सेस पानी पीते हैं ताकि पानी की कमी पूरा हो जाए।
लेकिन पानी के साथ यहाँ पर भी साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ रही है। साल्ट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी तो हाइपरटोनिक हो जाएगा। उस कंडीशन में ये भी एक्सेस यदि साल्ट हो जाता है तो ये उसको बाहर निकालती रहती है। साल्ट ग्लैंड प्रेजेंट ऑन नियर आइज। इनकी आँखों के पास में एक साल्ट ग्लैंड होती है जो एक्सेस साल्ट ग्लैंड्स को बाहर निकालती रहती है। यही ग्लैंड्स नियर आइज या आँखों के पास में होती है और ये इस प्रकार से दिखाई देती है जैसे कि आंसू। ये एक्चुअली आंसू नहीं है, टीयर्स नहीं है, ये टीयर ग्लैंड के साथ में अटैच है। ये इसके साथ ही टीयर ग्लैंड्स के साथ अश्रु ग्रंथियों के साथ ही हमारे पास में साल्ट ग्लैंड्स होती है। इसलिए विशेष करके जो क्रोकोडाइल्स है या मगरमच्छ है, मगरमच्छ के जो आंसू है वो वास्तव में आंसू नहीं होते। इसलिए हिंदी में एक शब्द बन गया है घड़ियाल के आंसू रोना। घड़ियाल के आंसू यानी घड़ियाल के जो आंसू है वास्तव में आंसू नहीं है। टीयर्स ऑफ द गेविलिस या घड़ियाल या क्रोकोडाइल्स वो नकली है। क्यों? क्योंकि वो टीयर्स नहीं होके वो वास्तव में क्या हमारे पास में साल्ट ग्लैंड है जो एक्सेस साल्ट को जो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट में बन गई है उनको बाहर निकालने का काम करेगी। नेक्स्ट इनके अंदर अडेप्टेशन पाया जाता है रेप्टाइल्स के अंदर कि थिक कवरिंग्स होती है। इनकी बॉडी के बाहर की तरफ चूँकि फीदर्स पाए जाते हैं और फीदर्स या जो पंख पाए जाते हैं वो पानी के लिए अपारगम्य होते हैं, इम्परमेबल होते हैं, पानी को पारगम्य नहीं जाने देते, पानी को ना तो बाहर जाने देते ना ही अंदर आने देते हैं। इस प्रकार से यहाँ वाटर लॉस को बचाया जा सकता है। दो अडेप्टेशन हो गए इनके पास में। एक्सेस साल्ट ग्लैंड्स है, सिक्रीशन करती है आँखों के पास में। दूसरा इनके पास में थिक कवरिंग पाई जाती है फीदर्स की, जिससे कि फीदर्स जो है वो पानी के लिए अपारगम्य होता है, वहाँ से पानी की मात्रा कम नहीं हो सकती। नेक्स्ट अडेप्टेशन है हमारे पास में मैमल्स। मैमल्स बहुत इंपॉर्टेंट है चूँकि कुछ ऐसे मैमल्स हैं जो सेकेंडरी अडेप्टेशन में या अडेप्टिव रेडिएशंस में, हम इन्हें कहें सेकेंडरी अडेप्टेशंस या द्वितीयक अनुकूलन के कारण या अडेप्टिव रेडिएशन में ये चले गए हैं सी के अंदर, सी वाटर के अंदर। बहुत सारे एनिमल्स हैं, जैसे हमारे पास में स्पेशली एक एनिमल्स हैं डॉल्फिन, व्हेल, डुगोंग या सिटेशिया के जितने भी मेंबर्स हैं जो बड़े बड़े एनिमल्स हैं, साइज़ भी काफ़ी बड़ी है। अब चूंकि ये एनिमल्स मैमल्स है और वहाँ पर अडेप्टिव रेडिएशन के कारण या सेकेंडरी अडेप्टेशन में समुद्र में चल गए, तो ये किस प्रकार से मेंटेन करते हैं अपनी आयनिक कंसंट्रेशन को। नंबर 1, चूँकि हम जानते हैं बार बार हमारी सबसे प्रॉब्लम है कि हमारे शरीर में प्रॉब्लम है लॉस ऑफ वाटर, पानी की कमी, हाइपरटोनिक होने के कारण शरीर से पानी बाहर जा सकता है। इस कंडीशन से बचने के लिए वो उन्होंने एक नया अडेप्टेशन कर दिया कि वो मेटाबॉलिक पानी को यूज़ करती है। उपापचयी जल ये पाया जाता है, उपापचयी जल। ये उपापचयी जल क्या होता है? ऐसा जल, मेटाबॉलिक वाटर, ऐसा कोई वाटर्स द मेटाबॉलिक वाटर दैट क्रिएटेड बाय द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़। विभिन्न प्रकार की, हम जानते हैं कि उपापचय प्रक्रिया में 2 प्रकार की प्रक्रिया होती है। एक हमारे पास में होती है एनाबॉलिक एक्टिविटी और दूसरी हमारे पास में होती है कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़। कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ किसी भी लार्ज मॉलिक्यूल्स को छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करती है, जबकि एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स है वो लार्ज मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होता है। हमें बात करनी है मेटाबॉलिक की कैटाबॉलिक एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर लार्ज मॉलिक्यूल्स छोटे के अंदर कन्वर्ट होते हैं और उसके साथ ही हाइड्रोलाइसिस के कारण पानी निकलता है। ऐसी हमारे पास में एक प्रक्रिया है जिसका नाम है डाइजेशन। डाइजेशन या पाचन। पाचन वास्तव में जितने भी कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल, हाइड्रोजन या कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए जितने भी मटेरियल्स है, वो कार्बोहाइड्रेट के मटेरियल्स जब हाइड्रोलाइसिस होता है, हाइड्रोलाइसिस का मतलब हो गया पाचन। जब पाचन होता है तो यहाँ मोनोसैकेराइड्स में कन्वर्ट होते हैं प्लस जल की उपलब्धता बनती है। यानी जितने भी पॉलीसैकेराइड्स हैं, वो पॉलीसैकेराइड्स वो कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोसैकेराइड्स में, हाइड्रोलाइसिस हो जाएंगे, पाचन हो जाएगा
और कन्वर्ट हो जाएंगे मोनोसेक्राइड्स के अंदर और जल में। ये जो बना हुआ जल है इसी को हम कहेंगे मेटाबॉलिक वाटर्स। ऐसे बहुत सारे एनिमल्स होते हैं जो सेकेंडरी एडाप्टेशन के अंदर केवल अपने प्रोटोप्लाज्म की एक्टिविटी को चलाने के लिए केवल और केवल मेटाबॉलिक वाटर्स का यूज करते हैं, जिससे कि उनको ना तो बाहर से पानी की ज़रूरत पड़ेगी और ना ही बाहर से पानी ज़्यादा इनगल्फ करेंगे और ना ही अंदर आयनिक कंसंट्रेशन बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा। उस कंडीशन में और भी हमारे पास में एग्जांपल है, जैसे मेटाबॉलिक वाटर्स के अंदर आपने देखा हो एक इनके अंदर और लॉस ऑफ वाटर हो सकता है, क्योंकि ये मैमेलियन एनिमल्स हैं और बच्चों को दूध पिलाते हैं। दूध के अंदर चूँकि 90% जो भी ये मिल्क फीडिंग करते हैं, इस मिल्क फीडिंग के अंदर जितना भी मिल्क है वो मिल्क 90% वाटर है। और यदि ये अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं या मिल्क फीडिंग करते हैं तो इनके शरीर के अंदर से पानी जाने की संभावनाएं ज़्यादा है। अब इस एडेप्टेशन को करने के लिए ये क्या करेंगे कि जो इनका मिल्क है या दूध है वो काफ़ी गाढ़ा होता है, मोर कंसंट्रेशन होता है, यानी उसके अंदर पानी की मात्रा ये बहुत ही कम होती है और यहाँ के सदस्यों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फैट मिलेगी और उसकी मात्रा भी इतनी ज़्यादा होती है कि शरीर से ज़्यादा निकल जाए तो नुकसान करता है। इसलिए उस पानी को बचाने के लिए इन्होंने मिल्क के अंदर ही उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया है और ज़्यादा से ज़्यादा फैट को डिपोजिट कर दिए, जिससे इनके दो फायदे हो गए। एक तो शरीर से पानी बाहर नहीं निकल रहा है और दूसरा फीडिंग के अंदर फैट जारी है, वसा जारी है, जो कि इनकी बॉडी स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए काम में आती है। अब ये फैट चूंकि आगे जाके शरीर में जमा होगी या डिपॉजिट होगी, और डिपॉजिट जब होगी तो उस कंडीशन में इनके शरीर में एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर बन जाती है धीरे धीरे, जिसे ब्लबर बोलते हैं या तीमी वसा बोलते हैं। तीमी वसा ये शरीर के आकार को मेंटेन करती है, जिसके कारण से इनके शरीर के चारों तरफ काफ़ी मोटी वसा का एक परत पाया जाता है, जो इनके शरीर को हाईली मेराइन वाटर या समुद्री जल के दबाव को मेंटेन करने में भी ये वसा काम आती है। और ये वसा सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के रूप में भी मेटाबॉलिक वाटर प्रोडक्ट करती है, जिसके कारण से भी इनको पानी की कमी नहीं हो पाती। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इनके पास में कुछ विशेष प्रकार की और ग्लैंड्स पाई जाती है। एक्सेस यदि साल्ट इनके पास में हो जाए तो वो उसको भी एक्सेट कर देती है, जैसे दूसरे एनिमल्स करते हैं। थैंक यू। अगला देखेंगे अगले चैप्टर में।